नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार की कैबिनेट ने पेट्रोलियम उत्पादों पर बढ़ाया वैट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। लॉकडाउन में राजस्व वसूली में आई गिरावट। पुलिस छापेमारी में मिनी गन फैक्ट्री का हुआ खुलासा। गन, पिस्टल, कट्टा सहित हथियार बनाने का सामान हुआ बरामद। छापेमारी में अपराधी हुए मौके से फरार। प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी। 1402 मजदूरों को लेकर मुंबई से जसीडीह पहुंची ट्रेन। मजदूरों की मेडिकल जांच के बाद भेजा गया घर। और वापस लौटते प्रवासियों को जिला प्रशासन की निगरानी में किया गया क्वारंटीन। क्वारंटीन सेंटर में दिखी लापरवाही। क्वारंटीन सेंटर में सांप मिलने से मची अफरा तफरी। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बिहार में कैबिनेट के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के वैट में बढ़ोतरी की गई है, जिससे बिहार में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में 2 रुपए 2 पैसे की बढ़ोतरी अब हुई है। आम लोगों ने इस मूल्य वृद्धि को अपने ऊपर बोझ बताया है। वहीं सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से राजस्व वसूली में 88% की गिरावट आई है। इस वजह से सरकार चलाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट बढ़ाना पड़ा है। और इससे ज्यादा कुछ कहीं नहीं जा सकता। यूपी साहब बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। एक सैलरी में दिक्कत, ऊपर से कटौती हर चीज में हो रही है और इधर से बढ़ाते जा रहे हैं। तो मरना तो है ही है। पेट्रोल का अगर दाम बढ़ा है, हमारे यूज का है तो ठीक है। अदरवाइज अभी आप ये करके देखिए, कंजम्पशन भी तो पेट्रोल का कम हो गया है, क्योंकि लोग निकल नहीं रहे हैं। और जो लोग निकल रहे हैं, अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो किसी तरीके से गवर्नमेंट फंड में पैसे जाएंगे कैसे? कुछ तो उनको भी चाहिए ना, तभी तो खर्च करेंगे देश में, स्टेट में, जो भी हमारे हित में होगा। तो यही है, अच्छा है। सरकार ने कल कैबिनेट में फैसला लिया है जिसके में वैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी वैट के दाम में बढ़ोतरी कर दी है, जिसकी वजह से बिहार में पेट्रोल 2 रुपए 1 पैसे, 2 रुपए 2 पैसे और डीजल भी 2 रुपए 2 पैसे महंगा हो गया है, जिसका असर साफ सीधे ग्राहकों पर पड़ रहा है। ग्राहकों का कहना है, जो पेट्रोल लेने लोग आते हैं उनका कहना है कि एक तो ऐसे ही बेरोजगारी का आलम है, पूरी तरह से सारे काम धंधे ठप है, ऊपर से सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थ के दाम को बढ़ाकर, वैट बढ़ाकर उनके साथ धोखा किया है, उनको परेशान किया है। लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरी है। सरकार का कहना है, जो बिहार के वित्त मंत्री उनका कहना है कि बिहार में राजस्व वसूली पूरी तरह से ठप हो गई है, पूरी तरह से कम हो गया। 88% राजस्व वसूली रुक गई है। इसकी वजह से लोगों की सेवा करने में, कोरोना को लेकर जो जंग चल रही है उससे निपटने के लिए राजस्व की जरूरत है, और इसलिए सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मामूली वैट बढ़ाने का निर्णय किया है। लेकिन जो भी हो, आम लोग इससे काफी डिसअपॉइंट है। पटना से छपरा अमनौर पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित परशुरामपुर के दियारा में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने एक गन सहित अर्ध निर्मित पिस्टल, देसी कट्टा सहित गन बनाने का सामान भी बरामद किया है। हालांकि छापेमारी के दौरान अपराधी मौके से फरार हो गए, लेकिन मामले में जमीन मालिक और परसा थाना क्षेत्र के सिकटी गांव निवासी एक व्यक्ति को आरोपित किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रवासी मजदूरों का अपने राज्य लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुंबई के ठाणे स्टेशन से 1402 श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन देवघर के जसीडीह पहुंची, जहां इनका स्वागत किया गया और उसके बाद मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद श्रमिकों को फूड पैकेट देकर सैनिटाइज की हुई बसों में बिठाकर इन्हें गंतव्य तक भेजा गया। देवघर एसडीएम विशाल सागर ने बताया कि कल्याण ठाणे से 1402 प्रवासियों को लेकर ट्रेन पहुंची है, जिसमें सबसे ज्यादा गिरिडीह और गोड्डा के प्रवासी मजदूर शामिल हैं। झारखंड के सभी जिला के कुछ संख्या में लोग, इन सभी का भी हम लोग यहाँ पे मेडिकल के द्वारा स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और उनको पूरी व्यवस्था के साथ में नीचे उतरवाया जा रहा है गाड़ी की कोशिश। और उसके बाद प्लेटफॉर्म से यहाँ तक बाहर जो उनका बस स्टैंड में बसेज लगाई गई है वहाँ तक उनको लाया जा रहा है। मेडिकल स्क्रीनिंग के पश्चात उनको
हम लोग स्टैम्प भी करते हैं कि उनका मेडिकल स्क्रीनिंग हुआ है और साथ में फिर खाना और पानी। बाहर से लौट रहे प्रवासी मजदूरों का उनके घर वापसी पर पहले जिला प्रशासन की निगरानी में क्वारंटीन सेंटर में समय बिताना पड़ रहा है, मगर कई जगहों पर क्वारंटीन सेंटर की प्रबंधन में प्रशासन की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। ऐसे ही लापरवाही का मामला धनबाद के हरिहरपुर उच्च विद्यालय स्थित क्वारंटीन सेंटर में देखने को मिला, जहां बीते दिन मुंबई से लौटे 30 मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है, मगर अब तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई इन्हें पूछने तक नहीं आया है। बता दें कि क्वारंटीन किए गए सभी मजदूर हरिहर गांव के वहां पर बताया जा रहा है कि वहीं के हैं ये, लेकिन इस बीच वो गांव में घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं हरिहरपुर पंचायत अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र, क्वारंटीन सेंटर जहां 13 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, वहां जहरीला सांप निकल जाने से लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग के इस बीच जमकर धज्जियां उड़ी। कब आए हो? हम लोग आए थे 17 तारीख से। 17 तारीख को। कहाँ से आए? हम लोग सब मुंबई से आए। मुंबई से। यहाँ पर उतना दिन से हो? जी हाँ सर। यहाँ पे कोई सुविधा हो जाती? कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है सर हम लोगों को कुछ। क्या करे करे का ऐसा मुखिया है यहाँ का, कोई यहाँ का रिस्पेक्ट नहीं है, न डिसिप्लिन है। यहाँ पे जो सब बाहर से जो आया है सब मुंबई से, तो वो लोग क्या खुलेआम सब घूम रहा है ऐसे? ऐसे घूमता है, देखो गेट खुला है, यही सब है। आप लोग बस भी आता होगा? हम नहीं आने देते, लेकिन वो लोग इधर उधर घूमता है आपको? कितना दिन हुआ यहाँ पर? 3 दिन हो गया। यहाँ खाने को कुछ मिल रहा है तुम लोग को? मुखिया कुछ नहीं दे रहा खाने के लिए? इतना तुम लोग कैसे खाना खा रहा है? इतना तुम लोग खाना कैसे खा रहे हो? कहाँ घर है तुम लोग का? वहीं झारखंड में कोरोना के बढ़ते क्रम में बीते दिन लोहरदगा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। साथ ही जिला प्रशासन की भी सक्रियता काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सड़क पर वाहनों की जांच के अलावा अन्य गतिविधियों को भी बढ़ा दिया गया है और बिना पास आवागमन करने वालों के प्रति प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस लाने को लेकर भी काफी तेजी दिखाई जा रही है। जो सुविधा देनी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर बेवजह कोई घूम रहा है बाहर जिसको कोई कारण नहीं है निकलने का, उनके ऊपर पूरी सख्ती बरती जा रही है। अगर कोई पास नहीं ले रहा है, बिना पास के घूम रहा है, तो उसके ऊपर FIR रजिस्टर किया जा रहा है। तो यही है कि सब लोग जो है अपने घरों में रहें और बेवजह ना निकले। अगर कोई इमरजेंसी है तो हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं कि इमरजेंसी में आप निकले, लेकिन बेवजह कोई ना निकले। बाकी कोरोना पॉजिटिव जो किया जाता है वो कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन में जो भी फोर्स है उसको ट्रेन किया गया है। कटिहार के बरारी प्रखंड के सोमापुर के क्वारंटीन सेंटर JNC हाई स्कूल में क्वारंटीन में रह रहे लोगों ने महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, लोगों ने महिला स्वास्थ्य कर्मी के भद्दी भद्दी गाली और अपमानजनक शब्द से संबोधित भी किया। बताते चले कि इस दौरान जांच करने गई मेडिकल टीम को भी क्वारंटीन में रह रहे लोगों ने बंधक बना लिया, जिसके बाद स्थानीय प्रतिनिधियों की पहल से उन्हें मुक्त कराया गया। वो सब उनको बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जो हम बोल नहीं सकते। उसमें बोलने में हमको आत्मग्लानि होगा। डॉक्टर सबको बुरा लगा, बोले कि कौन है जो ऐसा किया है। बस ये शब्द बोलते देरी नहीं कि वो लोग ना ईटा, बड़ा बड़ा जो ईटा होता वो चलाने लगा। बगल में रूम था जो हमें अपनी जान और इज्जत दोनों बचाए हैं। वैश्विक महामारी ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि लोग अपनों में ही बेगाने हो चुके हैं। यह मामला सीतामढ़ी का है, जहां प्रदेश से लौटने के बाद इन प्रवासी लोगों को अपना घर भी नसीब नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि गांव के लोगों ने कोरोना के डर से गांव में प्रवेश करने पर ही रोक लगा दी है। दरअसल सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के ये सभी लोग मुंबई के ठाणे से चलकर अपने गृह जिले पहुंचे हैं। मेडिकल जांच के बाद इन सभी को होम क्वारंटीन में रहने का आदेश मिला है, लेकिन जब ये अपने गांव आए तो ग्रामीणों ने इन्हें तड़ी पार कर दिया, जिसके कारण ये सभी मजदूर गांव से दूर 2 दिनों से
खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। देखने वाली बात तो यह है कि प्रशासनिक महकमा भी इससे अनजान बना हुआ है। तेज आंधी और पानी में इनका अस्थायी रूप से बना हुआ टेंट भी धराशायी हो गया और जहां ये रह रहे हैं उस खेत में पानी जमा हो गया। इधर दूसरी ओर प्रखंड प्रशासन इस मामले में अपनी लाचारी बयां कर रहा है। देखिए, जो गांव में जो आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने निजी वाहन से आ रहे हैं। तो निजी वाहन से आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे पास उतना ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो पा रही है। तो हम लोग जो सरकार के द्वारा जो लोगों का लिस्ट दिया जाता है, नाम दिया जाता है, हम लोग उसको सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं क्वारंटाइन करने के लिए। और उस प्राथमिकता में भी हम लोग देखते हैं कि जो रेड जोन से हैं, स्पेशली देखा जाए जो दिल्ली से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं और महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो ये सब लोगों को हम लोग ब्लॉक लेवल का जो क्वारंटाइन है वहाँ पर रखते हैं। मतलब सुबह है 9-10 बजे आए, जो है हॉस्पिटल में गए, सब चेकअप वो कराए। वहाँ बोले कि ठीक है, आप सही है, 14 दिन के लिए आप जो है कहीं भी रहिए, सेपरेट रहिए। उसके बाद मुखिया के यहाँ फोन किए, वो भी बोलता है 5 मिनट में आते हैं, 10 मिनट में आते हैं। हाँ, नहीं आया। क्या प्रशासन के यहाँ भी फोन किए तो बोलते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। कब आए आप लोग? हम लोग कल आए महाराष्ट्र से 9 आदमी। यहाँ पे गए थे डायरेक्ट, हम लोग गए थे हॉस्पिटल में, वहाँ पे हम लोग का चेक हुआ। अब बताया घर पे रहने के लिए 7 दिन। हम लोग और गांव का लोग भगाता, बोलता है गांव में नहीं। और अब खबर खगड़िया से दिखाते हैं, जहां पर एक सब्जी के थोक विक्रेता का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और इसी के चलते शहर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि शहर के एनएसी रोड, मिल रोड समेत कई मार्केट को सील कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ बैरिकेडिंग का काम करवा रहे हैं। शहर के 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। इमरजेंसी सेवा को छोड़ बाकी सभी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि खगड़िया शहर के कुल 11 सब्जी विक्रेता का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं लोगों को सभी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की जाएगी, जिसके लिए डीएम आलोक रंजन घोष ने सभी को हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जिले में अभी तक कोरोना के 56 केस आए हैं, जिसमें 3 कोरोना से ठीक हुए मरीजों की छुट्टी दे दी गई है और जिले में कुल 52 मरीज एक्टिव हैं। इसमें से एक अधेड़ की मौत भी हो चुकी है। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अम्फान, दरअसल ये तूफान अपना खतरनाक रूप लेता जा रहा है और अब तबाही मचाने इसने शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला ये तूफान 240 किलोमीटर की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में अम्फान तूफान ने खतरनाक रूप ले लिया है। आपको बता दें कि 1999 के बाद बंगाल की खाड़ी का ये दूसरा सुपर साइक्लोन होगा। एनडीआरएफ की 34 टीम राहत और बचाव के लिए तैनात कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरीके से ये तूफान तेजी से बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती झारखंड और बिहार पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही राज्यों की सीमाएं पश्चिम बंगाल से लगती हैं और ऐसे में अम्फान तूफान ने खतरनाक रूप ले लिया है। 240 किलोमीटर की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी की तरफ ये बढ़ रहा है। एनडीआरएफ के 40 बटालियन को रिजर्व में किया गया है तैनात और साथ ही जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इसका असर, खासा असर पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड और बिहार पर भी पड़ सकता है। और इस बड़ी खबर पर हमारे बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंदन जी, क्या अपडेट मिल रहा है? जितनी तेजी से ये तूफान बढ़ रहा है, एक खतरे का संकेत। एनडीआरएफ की 34 टीम राहत और बचाव के लिए तैनात है, लेकिन जिस तरीके से ये तूफान तेजी से बढ़ रहा है, एक
बहुत बड़ी चुनौती शिकार करती जिसका कितना असर पड़ सकता है। कुंदन जी, क्या आप तक आवाज मिल रही है? हाँ, सवाल दोहराएं। कुंदन जी, जिस तरीके से ये तूफान तेजी से बढ़ रहा है, 240 किलोमीटर की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी की तरफ से, एक बहुत बड़ी चुनौती। बिल्कुल, देखिए आदर्श, 1999 में उड़ीसा के तटीय इलाकों में फाइलिन तूफान आया था। उसकी रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई थी और उस दौरान लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई थी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में और बाकी दूसरे राज्यों में। उसके बाद यह सबसे बड़ी कैपेसिटी का तूफान अम्फान को माना जा रहा है और इसकी अभी समुद्र में रफ्तार लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। और सबसे इसमें परेशानी का सबब यह है आदर्श कि कल देर शाम जब आईएमडी की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी तो उसका लैंड हिटिंग एरिया पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तूफान ने अपने रास्ते को बदला है और आज दोपहर तक प्राप्त आईएमडी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके बाद अब इसे गंगा सागर और दीघा, जो पश्चिम बंगाल का काफी महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, वहां पर लैंड हिट करने की संभावना जताई जा रही है। और जिस समय यह लैंड हिट करेगा उस समय इसकी रफ्तार 240 किलोमीटर के आसपास रहने की बताई जा रही है और संभावना यह भी है कि इसकी रफ्तार लगभग 250 से 260 किलोमीटर जा सकती है। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं आदर्श, राहत और बचाव कार्यों के लिए तटीय इलाकों से तमाम लोगों को रिहैबिलिटेट करके दूसरे सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया जा रहा है और इसके लिए 34 बटालियन, जिसमें 15 एनडीआरएफ की बटालियन है, उसे उड़ीसा में तैनात किया गया है और 19 एनडीआरएफ की टीमों को पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। वहीं 2 टीम स्टैंड बाई में रखी गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिसमें 11 बटालियन वाराणसी में, 9 बटालियन पटना में, गुवाहाटी में 1 बटालियन, विजयवाड़ा में 10, अरनोक्कम में 4 बटालियन और पुणे में 5 बटालियनों को रिजर्व में रखा गया है ताकि राहत और बचाव कार्य में किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं पैदा हो सके और जान माल की कम से कम क्षति हो सके। आदर्श, इस बीच कुंदन जी, फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? कब तक ये जो अम्फान तूफान है आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और कब तक टकराने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, इसके लैंड हिट करने का सुबह जो अंदाजा लगाया जा रहा है, चूंकि रफ्तार इसकी बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि कल सुबह लगभग 10 बजे तक यह दीघा से गंगा सागर के बीच में लैंड हिट करेगा। लेकिन जिस तरीके से इसकी रफ्तार बंगाल की खाड़ी में बढ़ती जा रही है तो अंदाजा अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में यह लैंड हिट कर सकता है। और साथ ही इसका असर आदर्श झारखंड और बिहार के उन तमाम जगहों पर पड़ेंगे जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से नजदीकी बनाए हुए हैं और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि बिहार में कम नुकसान होगा और झारखंड में जो इसका एक आकलन किया जा रहा है कि तूफान की रफ्तार लगभग 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। तो इससे झारखंड में भी नुकसान की आशंका है और इसके लिए 4 जिलों में, जो जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला और सिमडेगा, इन 4 जिलों से जो निचले इलाके के लोग हैं उन्हें रिहैबिलिटेट करके सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जा चुका है और तमाम उपाय जो हैं जिला प्रशासन को सतर्क किया जा चुका है और साथ ही संथाल परगना के उन इलाकों में जो पश्चिम बंगाल से लगते हैं उन इलाकों में कह सकते हैं कि वहां भी राहत और बचाव के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आदर्श, बिल्कुल जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती कोरोना वायरस के बीच में तूफान अम्फान भारत के लिए दोहरी चुनौती पेश करता नजर आ रहा है और एनडीआरएफ के महानिदेशक की तरफ से भी यही कहना है कि हमारे लिए दोहरी चुनौती है। इस बीच जो शेल्टर बनाए जा रहे हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इन सब चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। तमाम जानकारी देने के लिए कुंदन जी आपका शुक्रिया। और उधर झारखंड में प्रवासी मजदूरों के राज्यव्यापी लगातार जिस तरीके से उनकी वापसी में लगभग 1300 मजदूरों का जत्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बेंगलोर से रामगढ़ पहुंचा। वहीं इस दौरान बरकाकाना स्टेशन परिसर में मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा भोजन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया, जिसके बाद बसों के माध्यम से मजदूरों को संबंधित गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
वहीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन से समस्तीपुर स्टेशन पहुंचते ही भूख से तड़प रहे मजदूरों ने वहां मौजूद लोगों से भोजन देने की गुहार लगाई। 2 दिनों से बिना कुछ खाए ही यात्रा कर रहे श्रमिक भूख से तड़प रहे थे। इस मामले पर डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि इस संबंध में रेल प्रशासन से बात कर समस्या का निदान किया जाएगा। एक और सरकार मजदूरों की सुविधाओं के लिए बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर मजदूरों के लिए एक बिस्किट या पानी की व्यवस्था नहीं होना सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन आज 3 रोज से 2 रोज से वहाँ बस स्टैंड में गए, बस स्टैंड वाला बोलता है हाँ रुको रुको, ऐसे करके 2 दिन वहाँ रुके। तीसरा दिन में बोला प्लेटफार्म में आज 1 बजे ट्रेन है, यहाँ आए, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होता है, ना खाना का इंतजाम ना कोई चीज का इंतजाम। कितने दिनों से नहीं खाना खाए? 3 रोज से नहीं खाया साहब। नहीं है, दिया ही नहीं है, तो 3 दिन से बैठा हूँ, मिलेगा मिलेगा कहते कहते आज तक भूखे से मर रहा हूँ। तो आगे क्या कीजिएगा जो है आप लोग भूख से? आगे क्या करेगा सरकार करेगा, सरकार मारेगा ना जिएगा ना रखेगा, क्या करेगा। पानी का और जाकर घर से इंतजाम करके आओ। यहाँ आए, यहाँ गाड़ी वाला सबको दे रहा, हम लोग को बोला कि बैठो वहाँ जाके कि अंदर आप लोग को खाने का व्यवस्था सब चीज़ है, और जाके सबको मैं बोल रहा हूँ खाना नहीं दे रहा, नहीं पानी दे रहा। समझे, कोई इधर को सुन के जा रहा है, कोई उधर सुन के जा रहा है। जिस ट्रेन में हम लोग देते हैं वहाँ मुजफ्फरपुर नहीं देता है, दानापुर नहीं देता है, हाजीपुर नहीं देता है, बरौनी नहीं देता है। इसी तरह हर आदमी का रूल है, कुछ ट्रेन में हम देते हैं, कुछ ट्रेन में मुजफ्फरपुर, कुछ ट्रेन में दानापुर देते हैं। अभी जो गाड़ी गई है इस ट्रेन में हाजीपुर में दिया गया है खाना, नाश्ता सबको दिया गया है। फिर भी आप लोग के माध्यम से जो जानकारी मिला तो हम लोग नाश्ता पानी व्यवस्था करा ही दिए हैं, और अगर आप लोग को और भी कोई कहे तो कराइए। वहीं नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के सवैया ठांठ पंचायत के चटकरी स्थित शारदा माइंस पर खनन कर रहे जेसीबी मशीन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। शारदा माइंस पर माइका का अवैध खनन करने की सूचना पर एएसपी अभियान कुमार आलोक के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें एसटीएफ और पुलिस जवानों द्वारा अवैध खनन में लगे एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया गया है। हालांकि छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही वहां मौजूद खनन माफिया के साथ जेसीबी मशीन के चालक और खनन कार्य कर रहे मजदूर भाग निकले, जिसके बाद अवैध खनन में लगे जेसीबी मशीन को जब्त कर पुलिस द्वारा थाने में ले जाया गया। वहीं मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित उत्तरी बरियारिया पंचायत के वार्ड 14 में पूर्व के चल रहे जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद घर को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। वहीं इस आग में कई लोग झुलस भी गए, जिन्हें इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही मामले की छानबीन में भी जुट गई है। जीतन साहब, उनके बेटा, दोनों आदमी, उनकी बहू, बेटी, बेटा, सब कोई आए थे लोग, और आके सबको लगे मारने, छोटका होकर मेरे देवर को और सास को, ससुर को, मेरे दादी माँ हैं उनको, और घरों सब तोड़ दिए हैं लोग, आग भी लगा दिए हैं लोग। और हमको भी उनकी बहू है, होता था कि बहू, वो भी पीटी है, जहाँ मंगलसूत्र भी कान में का था, सोना का पायल था, पौजेब था, और वो लोग मतलब तोड़ लिए हैं लोग, और मेरे देवर का मोबाइल भी चुरा लिए हैं लोग, 20,000 का मोबाइल था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए कि बिहार में क्या कहते हैं कोरोना के ताजा आंकड़े, कहां हुई घटनाएं, कहां से मिली अच्छी खबर।